वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी चुंबकत्व के लिए, अपने जो क्षैतिज घटक पढ़ा था पृथ्वी के लिए, उसको हमने समझा था। लास्ट क्लास तक हमने भू चुंबकत्व और उसके अवयव को अच्छे से समझ लिया था। आज बच्चों अपने बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम की, कि गाउस का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है। गाउस का नियम बच्चों विद्युत क्षेत्र में भी आया था, लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, और गाउस का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी होगा। तो गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या बनता है उसको अपने देखते हैं। सपोज दैट अपने पास एक इतने बड़े एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र समझ लो। निश्चित डायरेक्शन हो गई, बी वेक्टर ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और डायरेक्शन ये बन गई है। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ को रख देंगे। बंद पृष्ठ किसी भी आकृति आकार का हो सकता है। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इनटू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता था, विद्युत फ्लक्स था E डॉट ds, ये विद्युत फ्लक्स था। और चुंबकीय फ्लक्स क्या बन जाएगा, B डॉट ds। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक बंद पृष्ठ रखा, तो इस बंद पृष्ठ के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा, यहाँ पे मैंने ds लगा दिया, तो मुझे यहाँ कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन लगाना होगा। यहाँ पे ये बंद पृष्ठ के लिए लग जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है बच्चों वो 0 होता है। ये होता है गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए। विद्युत क्षेत्र के लिए पता है आपको क्या मान था, विद्युत क्षेत्र के लिए बच्चों ये था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र के लिए था। और फ्लक्स को अपने फाई ई भी वहाँ पे बोला था, इसको अपने फाई बी भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के लिए था कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अपने बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की, सॉरी गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो इसमें क्या बनेगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान बंद पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। किसका मान 0 होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। यही चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। अब इस नियम का मतलब क्या हुआ, ये 0 क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का दूसरा नाम होता है चुंबकीय बल रेखाएं। यानी कि इसके अंदर से कुल कितनी बल रेखाएं संख्यात्मक रूप से गुजरेंगी, यानी कि काउंटिंग में 1 2 3 4 15 20 100 1000 कितनी बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी, बल रेखाओं की संख्या को ही अपने चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 0 मान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पृष्ठ के अंदर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है उतनी ही बल रेखाएं दूसरी साइड से निर्गत हो जाती है। यानी कि इसमें प्रवेशित बल रेखाओं की संख्या और निर्गत बल रेखाओं की संख्या समान होती है। अतः इसका जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स रहता है वो 0 रहता है। यूं भी समझ सकते हो कि इस पृष्ठ में प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स और निर्गत चुंबकीय फ्लक्स ये दोनों समान होते हैं, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है वो 0 रहेगा। प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स में से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको अपने समझ सकते हैं। यहाँ पे यदि आप डॉट हटाते हो, यहाँ पे ये बी आएगा, ये ds वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे डॉट हटाओगे बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा बनेगा। तो बी ds कोस थीटा इज इक्वल हमें 0 करना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा कि b और ds के बीच में, यदि मैं इसमें प्लस माइनस एक बार निकालने की कोशिश करूँ तो b और ds के बीच में एंगल 0 बनता है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और 180 डिग्री बनता है तो इसका मान कितना होगा, -1 होगा। यानी कि b और ds के बीच एंगल 180 बनेगा, अर्थात b और ds एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। उस केस में इसका जो मान आता है वो नेगेटिव में, और यदि एंगल 0 डिग्री बनता है तो मान रहता है पॉजिटिव में, जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र के लिए चेक किया था। तो क्या होता है कि जो भी यहाँ पे प्रवेशित फ्लक्स होता है, कौन सा फ्लक्स होता है, प्रवेशित फ्लक्स होता है वो बच्चों नेगेटिव होता है। प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होगा और निर्गत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये चीज़ हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर भी देखी थी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं देखनी है, केवल विद्युत क्षेत्र के लिए ही होती है। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो भी प्रवेशित फ्लक्स होता है, जो निर्गत फ्लक्स होता है वो परिमाण में समान होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, अतः परिणामी फ्लक्स है वो 0 बना रहता है। ओके, तो जितना प्रवेशित फ्लक्स होगा उतना ही यहाँ पे निर्गत फ्लक्स होगा, ये इसका मतलब हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा जा सकता है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये निकल के आएगा कि प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स दोनों आपस में परिमाण में बराबर हैं। तो ये था बच्चों गाउस का नियम। अब अपने क्या करेंगे, चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां होंगी, उस राशियों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट हेडिंग होगी चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं या भौतिक राशियां कह सकते हो, परिभाषाएं या भौतिक राशियां कह सकते हो। और उसमें बच्चों सबसे पहले अपने पढ़ना होगा चुंबकन क्षेत्र, दूसरा हमें पढ़ना होगा चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन तीव्रता, तीसरा हमें पढ़ना होगा चुंबकीय प्रवृत्ति, और चौथा हमें पढ़ना होगा चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता बच्चों, चुंबकन क्षेत्र को H वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, चुंबकन तीव्रता को I वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को काई M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चुंबकन पारगम्यता को म्यू R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चार अपने पास भौतिक राशियां होगी या महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझ लो, इन चार का हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपने बात करेंगे चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर की। आप लोगों को शायद ये तो पता होगा कि अपने जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है उसे चुंबक कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि अपने पास एक ये लोहा चुंबकीय पदार्थ है कुछ इस प्रकार से, इसको चुंबकित करने के लिए, इसको चुंबक बनाने के लिए हमें इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखना होता है। इस प्रकार से हमने ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लिया है वो क्या काम करेगा, इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने का काम करेगा। कैसे कि जब इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तो ये लोहे चुंबकीय पदार्थ कुछ चुंबकीय बल रेखाओं को ग्रहण कर लेगा, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा देर इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उसका चुंबकत्व उतना ही ज़्यादा आता जाएगा, और जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो भी उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसके द्वारा धारण करने की जो क्षमता होगी, किसको धारण करने की, चुंबकीय क्षेत्र को धारण करने की जो क्षमता होगी ना, वो एक फिक्स कैपेसिटी होती है। जैसे कि अपने पास एक 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें जल है वो 10 लीटर ही आ सकता है, 12 लीटर डालेंगे तो वो बेकार होगा अपने लिए। ठीक ऐसी बात इसमें होती है लोह चुंबकीय पदार्थों में कि चुंबकत्व को ग्रहण करने की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो चुंबकत्व को ग्रहण नहीं कर पाती है। लेकिन ये तो तय है कि लोह चुंबकीय पदार्थ को यदि आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो वो धीरे धीरे चुंबकित होने लगता है। ओके, जब ये चुंबकीय पदार्थ धीरे धीरे चुंबकित होगा तो क्या होगा, उससे पहले अपने एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, चुंबकन क्षेत्र को पढ़ लेते हैं। हमने किसी भी लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र किसे कहते हो, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर कहते हैं। और बच्चों H वेक्टर का जो मान है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला B0/μ0 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। B0 चुंबकीय क्षेत्र, H चुंबकन क्षेत्र और μ0 चुंबकीय पारगम्यता निर्वात के अंदर। किसके अंदर, निर्वात के अंदर। एक्चुअल में क्या होगा कि जब भी हम इस चुंबक को चुंबकित कर लोहा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करेंगे तो ये धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र लेना प्रारंभ कर देगा। ओके, और μ0 क्या होगा, निर्वात की चुंबकशीलता बन जाएगा या चुंबकीय पारगम्यता बन जाएगा निर्वात के लिए, और H वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, चुंबकन क्षेत्र आ जाएगा। ये सूत्र बच्चों आपको याद रखना है। अब ये जो चुंबकन क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, जैसा कि हमने वेक्टर लगा रखा है इनके ऊपर। ये कैसी राशि होती है,
सदिश राशि होती है। बच्चों चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन तीव्रता, इन दोनों ही राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। दोनों ही राशियां सदिश राशियां होती है। इन दोनों के मात्रक समान होंगे, इन दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे। ये कैसी राशियां होगी? सदिश राशियां होंगी। और यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो बच्चों इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होगा। क्या मात्रक होगा? एम्पियर प्रति मीटर। बी का मात्रक रखो, म्यू नोट का मात्रक रखो, अरेंज करोगे एम्पियर प्रति मीटर निकल के आ जाएगा। अब इसकी यदि मैं विमीय सूत्र की बात करूं तो इसका विमीय सूत्र कितना बन जाएगा? आपको करना क्या है? बी का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र रखोगे और म्यू नोट का विमीय सूत्र रखोगे, अरेंज करोगे तो इनका विमीय सूत्र 0-1 निकल के आएगा। मतलब क्या हो गया? m0 l-1 t0 a1, ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। विमा कितनी बन जाएगी? 0-1 0-1 बन जाएगी। यानी कि विमीय सूत्र क्या बन गया? m0 l-1 t0 a1। किसके लिए? चुंबकन क्षेत्र के लिए। तो सूत्र तो होता है बच्चों बी वेक्टर बटे में म्यू नोट। यदि आप किसी माध्यम के लिए देखते हो तो ये नोट नहीं लगता है, और किसी निर्वात के लिए देखते हो तो आप बी नोट वेक्टर बटे में म्यू नोट कहते हो। ओके, सदिश राशि हो गई, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर और विमीय सूत्र होता है m0 l-1 t0 a-1। विमा की मैं बात करूँ तो 0-1 0-1 इसमें विमा बन जाती है। ओके, तो ये ठीक सारी की सारी कंडीशन बच्चों चुंबकन तीव्रता के लिए भी लागू होती है। चुंबकन तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है, इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र भी इतना ही होता है। तो बात कर लेते हैं चुंबकन तीव्रता होगी क्या। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि चुंबकीय पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र लोहे चुंबकीय पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये धीरे धीरे चुंबकित होने लगेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों एन से बाहर निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका एन सिरा बन जाएगा ताकि ये बल रेखाएं बाहर निकलती हुई हों, और यहाँ पे बन जाएगा एस सिरा। तो ये धीरे धीरे चुंबक बनेगा, चुंबकित होगा। तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होता जाएगा। क्या उत्पन्न होता जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण, जिसको अपने कैपिटल एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक छड़ चुंबक के लिए आप इसका मान जानते हो, m × l होता है। m ध्रुव प्रबलता और l प्रभावी लंबाई होता है। ठीक है जी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, m वेक्टर धीरे धीरे उत्पन्न होता रहेगा, जिसकी डायरेक्शन s से n की ओर होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कैपिटल M, वो इसके कंप्लीट आयतन में होता है। यानी कि इसका मैं आयतन कंप्लीट v वेक्टर मान लूँ, कंप्लीट इसका v मान लिया जाए परिमाण में आयतन, तो यहाँ बच्चों v आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न है वो m है। तो एकांक आयतन में कितना बन जाएगा? एकांक आयतन में बच्चों बन जाता है m वेक्टर बटे में v। और यहाँ पे ये जो m वेक्टर बटे में v है वो क्या है? एकांक आयतन में। एकांक आयतन में क्यों है? क्योंकि v आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m वेक्टर, तो एकांक आयतन में m बटे में v। और एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही चुंबकन तीव्रता I वेक्टर कहते हैं। ओके, तो एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m वेक्टर को ही चुंबकीय या चुंबकन तीव्रता I वेक्टर कहते हैं। I वेक्टर का फॉर्मूला बच्चों I वेक्टर बराबर होता है m वेक्टर बटे में v। ओके, तो ये फॉर्मूला इसके लिए तैयार हो जाएगा। ये भी एक सदिश राशि होती है, इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र m0 l-1 t0 a1 रहता है। तो ये हो गया चुंबकीय तीव्रता, यानी कि चुंबकीय एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहोगे? I वेक्टर यानी कि चुंबकीय तीव्रता कहोगे। ओके, अब बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की। तो यहाँ बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा? हमने अभी अभी क्या देखा कि एक लोहा चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे चुंबकित होने लगता है। इसको हमने H वेक्टर में रखा तो इसके अंदर I उत्पन्न होता रहेगा, यानी कि चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होती रहेगी। चुंबकीय तीव्रता का मान लगातार इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो बच्चों चुंबकीय तीव्रता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? चुंबकीय तीव्रता का मान बच्चों डिपेंड करता है H के ऊपर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ज़्यादा होगा इस पदार्थ के पास चुंबकन तीव्रता यानी कि इसका खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। यानी कि I डिपेंड करता है सीधा सीधा किस पे? H पे, अर्थात I समानुपाती H होता है। यहाँ से यदि मैं समानुपाती का निशान हटाता हूँ
तो एक नियतांक आता है काई एम, जो कि चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। और चुंबकीय प्रवृत्ति का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बटे में एच बन जाएगा। एच को बच्चों यदि मैं एकांक ले लूँ, यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी, एच का मान मैंने कितना ले लिया, एकांक ले लिया, 1 एम्पियर प्रति मीटर ले लिया, तो काई एम का मान किसके तुल्य आ जाएगा, आई के तुल्य आ जाएगा। यानी कि चुंबकन तीव्रता को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि जाई एम का मान आई के तुल्य है। लेकिन शर्त ये होगी कि एच का मान एकांक होना चाहिए, चुंबकन क्षेत्र का मान एकांक होना चाहिए। तो पदार्थ के पास जितनी भी चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन तीव्रता होगी उसको अपने क्या कहेंगे, काई एम, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण, या यूं कह लो एकांक चुंबकन क्षेत्र में विद्यमान लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को ही चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम कहते हैं। एकांक चुंबकन क्षेत्र में विद्यमान लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को ही चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम कहते हैं। यह एक विमाहीन और यह मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। इसका न तो कोई मात्रक होता है न ही इसकी कोई विमा होती है। कैसे? क्योंकि आई ये दो भौतिक राशियों का अनुपात हो गया और दोनों ही भौतिक राशियां आई और एच है वो समान मात्रक की है, समान विमीय सूत्र की है। तो इसके विमीय सूत्र और मात्रक एक दूसरे को कैंसिल कर देते, अतः इसका परिणामी मात्रक और विमा है वो शेष नहीं बचती है। तो ये बच्चों अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। चुंबकीय पारगम्यता किसे कहते हो? किसी लोह चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र के पारगमित होने की क्षमता क्या कहलाती है? चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर कहलाती है। चुंबकीय पारगम्यता किसे कहते हो? किसी लोह चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र के पारगमित होने की क्षमता को ही चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर होता है, तो म्यू आर बराबर क्या बन जाएगा? म्यू बटे में म्यू नोट बन जाता है। म्यू बटे में म्यू नोट, यहाँ पे क्या है? म्यू क्या है? ये चुंबकशीलता है। क्या है? चुंबकशीलता है। लेकिन कहाँ? माध्यम के अंदर। कहाँ? माध्यम के अंदर। म्यू नोट क्या है? म्यू नोट भी चुंबकशीलता है, लेकिन कहाँ? निर्वात के अंदर। तो म्यू माध्यम के अंदर चुंबकशीलता होगा, म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता होगा, और म्यू आर क्या होता है? ये बच्चों अपेक्षित चुंबकशीलता होता है। ओके, अपेक्षित यानी कि आर यानी कि रिलेटिव, अपेक्षित चुंबकशीलता। इस म्यू को आप, ये जो माध्यम की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, इनको बच्चों निरपेक्ष चुंबकशीलताएं बोला जाता है। माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू आर यहाँ पे माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता होता है। और म्यू आर बराबर क्या बन जाता है? म्यू बटे में म्यू नोट बन जाता है। और इसकी भी कोई भी विमा और मात्रक नहीं होता, अर्थात ये भी विमाहीन और मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। तो पहली दोनों राशियों के विमा और मात्रक समान होंगे और दूसरी भौतिक राशियों के मात्रक और विमा समान यानी कि होंगे ही नहीं। तो बच्चों ये था चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं या भौतिक राशियां। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।